हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। बीपीएससी 71 के तैयारियों में जो लास्ट टाइम रिवीजन हमारा हो रहा है, आज हम लोग देखेंगे साइंस के, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो या तो एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं या आ सकते हैं आपके। तो जनरल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। जैसे पहला क्वेश्चन जो आपको लिया गया है वो लिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसको कहा जाता है जी, कैपिटल जी से लिखा जाता है, तो पूछ रहा है कि कैपिटल जी का एसआई यूनिट क्या होगा। तो अगर याद करने की कोशिश करते हैं तो वो अलग बात है, बट देखो ये क्वेश्चन जो है आपको निकालना आना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला, जो नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा, वो दिया गया था कि अगर दो मास है, दो वस्तु है m1 और m2, और दोनों को अगर हम r दूरी पर, मतलब कुछ दूरी पर रख दे, तो दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है F, वो बराबर होता है एक कांस्टेंट होता है जी, जिसका आपको निकालने बोला जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और दोनों मास का गुणनफल होता है, प्रोडक्ट, और डिवाइडेड बाय होता है टोटल डिस्टेंस, दोनों के बीच के डिस्टेंस का। तो ये नॉर्मल एक फार्मूला था जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इस जी का यूनिट क्या होगा। तो जब यूनिट निकालना हो तो सबसे पहले इस टर्म को अलग कर लो। तो जी को क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, तो वो एफ के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम लोग जी को लिखें तो क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू ये आर आएगा तो इस तरफ क्रॉस होके ऊपर आ जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, मास पहला का और दूसरा का मास। ठीक है, अब यूनिट लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट किसका लिखाएगा, फोर्स का। तो फोर्स का यूनिट अगर हम बात करें तो फोर्स, जिसको हम लोग यूनिट के रूप में हम लोग कहते थे कि न्यूटन इसका यूनिट होता है, तो आप देखोगे आपके ऑप्शन में न्यूटन भी ऑप्शन में है, ठीक है, और नॉर्मल विदाउट न्यूटन भी है। तो न्यूटन से आपका एसआई यूनिट नहीं, क्योंकि एसआई यूनिट पूछा है तो एसआई यूनिट में न्यूटन हम लोग बोलने के लिए कहते हैं, बट न्यूटन उसका एसआई यूनिट फोर्स का नहीं होता है। तो फोर्स के लिए अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका किसका यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट है। ठीक है, तो फोर्स की जगह पे लिख देते हैं हम लोग केजी, मास एम और डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, ये फोर्स का लिखा गया। फिर आते हैं आर। आर क्या है, एक दूरी है, दूरी को किस में नापेंगे हम लोग, मीटर में मापेंगे, तो मीटर ही लिखाएगा और स्क्वायर लिखाएगा, क्योंकि आर का यहाँ पर स्क्वायर है। और फिर नीचे में और क्या क्या था, एक पहला वस्तु का मास को नापेंगे, द्रव्यमान को नापते हैं किस में हम लोग, केजी में। फिर दूसरे वस्तु का मास है, इसको भी मेजर करेंगे हम लोग केजी में। तो ये आपका पूरा जी का फॉर्मूला लिखा गया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होगा, तो एक केजी और एक केजी तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, और कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे मीटर और मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर क्या होता है, दोनों का पावर सिंपली ऐड हो जाएगा, तो 1 + 2 3, यानी कि मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या क्या बचेगा, एक केजी बचेगा, एक केजी बच गया था वो बचा, और एस स्क्वायर यानी सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या, एसआई यूनिट निकल गया किसका, एसआई यूनिट ऑफ जी जो है वो निकला मीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय केजी इंटू एस स्क्वायर। तो ऑप्शन में चेक करो तो आपके पास ऑप्शन सी जो है, मीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय केजी बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ जी। अगर बना सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं बना सकते हो तो भी इसको आप याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत प्रोबेबिलिटी होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपको फिर से दिख जाएंगे। तो ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ जी। फिर पूछा जा रहा है ब्लू विट्रॉल किसको कहा जाता है। ब्लू विट्रॉल मतलब इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में नीला थोथा। ठीक है, ये फेमस इसका नाम है, नीला थोथा क्या होता है। तो विट्रॉल याद रखना हमेशा, विट्रॉल का मतलब होता है सल्फेट, SO4 रहेगा। ठीक है, विट्रॉल का मतलब हो गया सल्फेट, SO4। तो नीला थोथा जो होता है वो कॉपर का होता है, तो कॉपर के साथ सल्फेट होगा, यानी कि
तांबा, तो कॉपर के साथ सल्फेट यानी कॉपर SO4 होगा। तो देख लो कॉपर सल्फेट कौन सा है, कॉपर सल्फेट यहाँ पर ये है, तो कॉपर सल्फेट आपका क्या कहलाएगा, ब्लू विट्रॉल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका ए। वैसे ही आपसे पूछता है कहीं कहीं पर कि ग्रीन विट्रॉल किसको कहते हैं, ग्रीन विट्रॉल, ठीक है, हरा थोथा। तो हरा थोथा में आपका याद रखना ग्रीन जो है वो फेरस के लिए यूज होता है, लोहा के लिए। तो Fe के साथ जब सल्फेट आएगा तो इसको कहेंगे हम लोग ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन भी देखो यहाँ पे लिख ही दिया था, FeSO4 ग्रीन विट्रॉल है, ठीक है, FeSO4 क्या है, ग्रीन विट्रॉल है। तो दो नाम याद रखना हमेशा, एक नीला थोथा कॉपर वाला और ग्रीन विट्रॉल आयरन वाला, ठीक है। थोथा का मतलब, विट्रॉल का मतलब ही हो रहा है कि सल्फेट हम यूज करें, सल्फेट मतलब SO4 यूज करेंगे वहाँ पर, ये पहचान जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि किस अम्ल को रासायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। तो रासायनों का राजा जो है वो कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को, जिसका फॉर्मूला आपका होता है H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है अम्लों का राजा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। देखो ये सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है, पेंडुलम का क्वेश्चन है। पेंडुलम मतलब क्या होता है, ऐसे एक रस्सी होती है, इसमें यहाँ पे एक मास होता है लटका हुआ, ठीक है, ये मास है और ये रस्सी की लंबाई है, ठीक है, इसकी लंबाई को मान लो L। तो ये जब ऑक्जिलेट मतलब ये यहाँ से दोलन करना शुरू करता है, तो ऐसे ऐसे करके मतलब ये जो आपका बॉल है ये इस पोजीशन से जाएगा, जैसे आप झूला में बैठे हुए हो, तो झूला में क्या होता है कि आप उसको थोड़ा सा खींचे, इस तरफ यहाँ खींचे या छोड़ दिए, ये इस तरफ गया, फिर वहाँ से लौटा और फिर ये ऐसे ये लगातार करता रहेगा, दिट इज कॉल्ड दोलक, दोलन, ये दोलन कर रहा है। तो पूछा जाता है जनरली इसका कि इसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब आवर्तकाल का मतलब क्या हुआ कि ये इस पोजीशन पर, ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहा था, यहाँ से शुरू करेगा तो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वहाँ से यहाँ तक लौटा, इसको हम लोग कहते हैं एक चक्कर इसका पूरा हो गया, एक साइकिल इसका पूरा हो गया, ठीक है जी। इसको कहा जाता है, इस एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगा दैट टाइम इज नॉन एज टाइम पीरियड, उसी समय को हम लोग कहते हैं आवर्तकाल, ठीक है, उस समय को हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। तो पूछ रहा है कि अगर इसका लंबाई को हम बढ़ा दें तो इसका टाइम पीरियड जो होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ध्यान देना हमेशा इस क्वेश्चन पर, एक ही नियम याद रखना कि जो टाइम पीरियड होता है, जो इसका आवर्तकाल होता है टी का, वो डिपेंड करता है केवल उसके लंबाई पर, ठीक है। दो चीज़ यहाँ पर, एक लंबाई है और एक इस यहाँ पे जो बॉल है इसका मास कुछ होगा, तो ये केवल डिपेंड करता है उसके लंबाई पर, ठीक है। और जैसे जैसे लंबाई को तुम बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, हमेशा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम पीरियड के साथ ये बढ़ता है, मतलब लंबाई को अगर तुम बढ़ा दे रहे हो तो इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, यदि लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उसका आवर्तकाल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर है, पृथ्वी से पलायन वेग लगभग कितना है। पलायन वेग का मतलब क्या होता है, पलायन वेग का मतलब होता है वह स्पीड जिस पर हम किसी वस्तु को, अगर हम मान लो अर्थ की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं अर्थ की, ठीक है, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी से किसी वस्तु को उस स्पीड से फेंको कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए। मतलब चूंकि कोई भी वस्तु जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से चिपका हुआ या उसके चारों तरफ घूमता रहता है, तो हम उसको कितना स्पीड दें, उसको कितना स्पीड से फेंके कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, तो इसी को कहते हैं पलायन वेग। तो आपको यहाँ पर एग्जाम में इसका परिभाषा भी पूछ सकता है कि पलायन वेग कहते किसको है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूनतम वेग होगा जिससे वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, मतलब जिसका भी बात करें, मान लो हम चंद्रमा का बात करें तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, ठीक है, से बाहर निकल जाए। तो ये नॉर्मल साइज का डिफिनेशन है। तो ये ही पूछा जाता है जनरली कि या तो पूछेगा आपसे कि पलायन वेग होता क्या है, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ये कितना होता है अर्थ के लिए। तो अर्थ के लिए याद रखना ये 11.2 किलोमीटर
पर सेकेंड होता है, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर ट्रेवल अगर कोई इस स्पीड से मूव कर रहा है तो वो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे एस्केप वेलोसिटी, यानी पलायन वेग किसका, अर्थ का। ये अर्थ का है। पलायन वेग किसका हुआ, ये हुआ पृथ्वी का पलायन वेग हुआ, ठीक है। वैसे ही चंद्रमा का भी पलायन वेग निकला, तो चंद्रमा का पलायन वेग जो निकलता है वो होता है 2.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपसे एग्जाम में यही दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो पलायन वेग होता क्या है ये पूछेगा, या पूछेगा कितना होता है। तो ये कितना होता है याद रखना हमेशा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। फिर क्वेश्चन आया नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है हमेशा कि दो तरह का रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय भौतिकी में दो तरह का रिएक्शन होता है। एक हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन, नाम से ही स्पष्ट है, विखंडन मतलब टूटेगा। और एक होता है नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब नाम से ही स्पष्ट है, संलयन मतलब जुट जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, टूट रहा है, इसमें क्या होगा, जुट जाएगा, ये जुटेगा। मतलब हुआ इसमें बोलता है कि एक बड़ा नाभिक जैसे लाइक के यूरेनियम ले लिए 235, इस पर हम न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करवाए तो ये टूटेगा दो छोटा छोटा नाभिक में, ठीक है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है। तो इस प्रक्रिया, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं विखंडन, ठीक है। और संलयन में क्या होगा कि दो छोटा छोटा नाभिक आएगा और आपस में दोनों जुटकर बड़ा बनाएगा। जनरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होता है और जुट के बनाता है हीलियम। तो ये विखंडन का कॉन्सेप्ट है, ये संलयन का कॉन्सेप्ट है। ये कहाँ दिखता है, ये दिखता है आपको परमाणु बम में, जो आप देखते हैं, जो न्यूज में सुनते हैं। तो ये कहाँ दिखेगा, परमाणु बम में। ये कहाँ दिखेगा, हाइड्रोजन बम में, ठीक है, हाइड्रोजन बम में इसका कॉन्सेप्ट होगा। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल कहाँ पर है, दूसरा एग्जाम्पल इसका है सूर्य। जो सूर्य में इतनी एनर्जी होती है वहाँ पे कहा जाता है कि हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण वहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं वहाँ पर एनर्जी मिल रहा है। तो आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, तो सूर्य काम कर रहा है नाभिकीय संलयन पर। आपसे पूछेगा कि परमाणु बम किस पर काम करता है, परमाणु बम काम करता है नाभिकीय विखंडन पर। तो रिएक्टर जो होता है वो परमाणु बम ही होता है, बस अंतर क्या होता है कि जब हम बम की तरह यूज करते हैं इसको, जब हम बम की तरह यूज करते हैं तो इसको अनकंट्रोल्ड छोड़ देते हैं। अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित, इसको नियंत्रित नहीं करते हैं। मतलब क्या किए कि जो 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे निकला, इस तीनों न्यूट्रॉन को छोड़ दिए कि जाओ तुम 3 जगह और जाके इस तरह का जो यहाँ पे टूटा वही सेम तोड़ने का काम तुम तीनों फिर से करो। अब फिर ये तोड़ेगा, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, अब फिर तीनों 3 जगह अटैक करेगा। तो ये अनकंट्रोल्ड है, मतलब ये लगातार ये विखंडन की प्रक्रिया चलती रहेगी, जिसको हम लोग कहते हैं चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया। इसी का नाम है श्रृंखला अभिक्रिया। ये लगातार एक चेन की तरह चलता रहता है। तो जब हम बम की तरह यूज करते हैं तो इसको अनकंट्रोल्ड छोड़ देते हैं, और जब हम रिएक्टर में इसको यूज करते हैं तो इस न्यूट्रॉन को, जो 3 न्यूट्रॉन निकले थे, इसको हम कंट्रोल कर देते हैं, मतलब इसको आगे चेन रिएक्शन बनाने के लिए नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर में किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑब्वियसली ये विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। तो आपके यहाँ पे 3-4 तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख सकते हैं, 3-4 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप लगभग सबका जवाब देने के लायक यहाँ से हो जाएंगे। फिर पूछा जा रहा है डेसिबल किस भौतिक राशि की यूनिट है, किसका इकाई है। तो डेसिबल जो है डीबी यूज होता है साउंड को मेजर करने के लिए। जब आईपीएल का मैच देखते होगे, अगर देखते होगे तो आईपीएल के मैच में याद करो कि जब पब्लिक का जो शोर होता था तो दिखाता था कितना डेसिबल का आवाज़ हुआ, तो 110 डेसिबल डीबी। जब किसी पॉपुलर प्लेयर मैच में उतरते थे तो बोलता था कि 120 डीबी का आवाज़ हुआ। तो ये मेजर किया जाता है कि शोर, आवाज़, साउंड का इंटेंसिटी, साउंड का तीव्रता कितना है, उसको हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल में। तो साउंड का इंटेंसिटी यानी कि ध्वनि की तीव्रता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेसिबल किसका यूनिट है, तो साउंड का, साउंड के इंटेंसिटी का। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी है। तो पहले तो समस्थानिक को समझ ले, आइसोटोप जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो समस्थानिक का मतलब होता है कि देखो किसी भी एलिमेंट में 2 चीज़ होता है, एक होता है उसका
मास नंबर इस होता है, द्रव्यमान संख्या होता है एक, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है उसका परमाणु संख्या। क्या होता है? परमाणु संख्या। दो नंबर से हम किसी भी एलिमेंट को पहचानते, मतलब उसका एक तरीके से परिचय हुआ। जैसे हम मान लो बोलते हैं कि यूरेनियम 23592, इसका मतलब हुआ इसका द्रव्यमान जो है, मतलब इसको ऐसे बोलेंगे कि ऐसा एक एलिमेंट है जिसका द्रव्यमान जो है 235 है और जिसका परमाणु संख्या जो है 92 है। तो इसका मतलब हुआ वो हम यूरेनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइसोटोप यानी समस्थानिक में क्या होता है कि वैसा दो एलिमेंट, मतलब एक्स और वाई दो एलिमेंट लिए जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन मास नंबर जो है वो अलग अलग हो जाए। मतलब इसका मास नंबर ए है वह A1 है, तो इसका मास नंबर A2 है। जैसे कि हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, तीनों का एटॉमिक नंबर 111 होता है, लेकिन तीनों का मास नंबर अगर बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होगा, ड्यूटेरियम का 2 होगा और टाइटेनियम का 3 होगा। तो ये क्या हुआ? इसको हम लोग कहेंगे आइसोटोप, इसको कहेंगे समस्थानिक। मतलब क्या हुआ? तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन तीनों का परमाणु भार जो है, द्रव्यमान जो संख्या जो है वो अलग अलग है। तो आपको एक तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछता है कि आइसोटोप कौन है, पहचानो। आपको 2 एग्जाम्पल लिख देगा, बोलेगा बताओ इसका आइसोटोप कौन है। तो बस आपको क्या पहचानना है कि उसका परमाणु भार जिसका सेम रहेगा उसको हम लोग आइसोटोप कहेंगे। तो पूछा यहाँ क्वेश्चन गया था कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है। तो याद रखना हमेशा रेडियो एक्टिव इसका टाइटेनियम होता है, ठीक है। टाइटेनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो इसका तो आंसर सीधा सी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 2 तरह का चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, एक समस्थानिक किसको कहते हैं वो समझेंगे, और हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है ये तो आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में अगर हम बात करें, ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस में आपको सबसे पहला नाम जो मिलता है वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा नाम जो मिलेगा वो मिलेगा नाइट्रस ऑक्साइड, फिर मिलेगा मीथेन, ठीक है, फिर मिलेगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस तरह से ये सारे नाम जो हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन गैस कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो गर्म करे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखो इसमें एक नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ठंडा होता है, ऐसे भी ठंडा होता है, और ग्रीन हाउस गैस को एक प्रॉपर्टी है कि वो हॉट होता है, गर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर सांस लेते हो, सांस छोड़ो, अपने हाथ पर सांस को छोड़ो तो तुमको महसूस होगा कि थोड़ा गर्म गर्म महसूस होगा। तो ये सारा ग्रीन हाउस गैसेज है। और पूछा गया कौन नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि इस 4 ऑप्शन में चुनना था। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये सब का ग्रीन हाउस गैसेज है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 आवेशों के बीच का जो बल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके। देखो अभी पहला क्वेश्चन में हम लोग न्यूटन फोर्स देखे थे ग्रेविटेशन में, तो लिखे थे G_m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ध्यान से देखो फोर्स जो था वो क्या था, 2 मास के बीच का फोर्स था। तो मास का मल्टीप्लिकेशन किए थे, दोनों के द्रव्यमान को गुना किए थे, और डिवाइडेड बाय रखे थे हम बीच के दूरी का स्क्वायर। सेम काम होता है चार्ज के लिए। चार्ज में भी एक कांस्टेंट k आएगा और चार्ज 1 चार्ज 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा और बीच के दूरी का दोनों के बीच का जो दूरी होगा उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 आवेशों के बीच बल जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, तो दूरी के स्क्वायर का होता है। ध्यान से देखो यहाँ पर r का स्क्वायर करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे r का स्क्वायर करते हैं, r का वर्ग कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला नियम न्यूटन पर दिया था, ये नियम किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ये नियम दिया गया है कूलम्ब के द्वारा, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये किसका लॉ है, तो ये कूलम्ब का लॉ है। कूलम्ब ने कहा था सबसे पहले कि 2 चार्ज पार्टिकल को, 2 अगर चार्ज आवेश को अगर हम कुछ दूरी पर रख दे तो दोनों के बीच में एक बल काम करना शुरू करता है जो दोनों चार्ज के गुणनफल और बीच के दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, ये फोर्स इस तरीके से काम करेगा। तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा B, दूरी के वर्ग का। फिर पूछा जा रहा है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। मायोपिया के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करते हैं।
रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए सिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिग्मोमैनोमीटर देखो यहाँ पर सब जो है वो आपको जो जो होता है आपका प्रेशर उसी को मेजर किया जाता है। तो बैरोमीटर जो होता है वो एयर का प्रेशर मतलब हवा का दाब महसूस करने पता करने के लिए क्या आता है कि हवा कितना दाब बना रही है, तो ये भी प्रेशर को ही मेजर करता है, बट किसका? एयर का। ये करता है ब्लड प्रेशर, ब्लड का कितना प्रेशर है, ये कितना करता है? ब्लड का प्रेशर मेजर करता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर जो होता है वो जो होता है आपका वो प्रेशर के लिए नहीं होता है, वो आर्द्रता के लिए यूज किया जाता है, ह्यूमिडिटी के लिए कि कितना आर्द्रता है। अब मैनोमीटर जो होता है वो यूज होता है गैस के लिए कि गैस कितना प्रेशर, गैस का कितना प्रेशर है उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था रक्तचाप के लिए यानी ब्लड का प्रेशर के लिए पूछा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। पहला ही क्वेश्चन में हम लोग देखे थे फोर्स का यूनिट क्या है, तो फोर्स को हम लोग लिखते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, त्वरण का अगर फॉर्मूला देखें तो त्वरण को क्या लिखेंगे हम लोग? वेग बटे समय। यहाँ से देखते जाओ, अगर वेग का फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे? दूरी बटे समय। ठीक है, यहाँ से हम लोग यूनिट निकालना शुरू करें तो वेग का क्या हो जाएगा? दूरी को नापेंगे हम लोग मीटर में और डिवाइडेड बाय क्या है? समय यानी कि सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। त्वरण में क्या आएगा? वेग का निकाल चुके हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और नीचे में एक और सेकेंड है तो क्या हो गया? इसका हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बल का निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा? द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? केजी, और त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को कहा जाता है कि फोर्स का डिफिनेशन न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, फोर्स को डिफाइन किया था न्यूटन ने, इसीलिए इस कंप्लीट सेट को हम लोग कहते हैं न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक लिफ्ट में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना हमेशा हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, कुछ भी अगर वर्ड यहाँ पर दे दे, हाइड्रोलिक जो यूज है वो यूज किया जाता है पास्कल के नियम से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो देखो ऊर्जा को कई तरीके से मेजर किया जाता है, ध्यान देना हमेशा। ऊर्जा मतलब एनर्जी को अगर हम बोल रहे हैं तो एनर्जी का जो एसआई यूनिट होगा, एक तो होता है जूल, सबसे पहले तो जूल होगा। ठीक है, तो आपको जूल आपके ऑप्शन में है, तो जूल तो एक है ही, तो ए होगा, मतलब इसका एक यूनिट जूल तो होगा ही। कैलोरी भी हम लोग मेजर करते हैं ऊर्जा के लिए। किलोवाट घंटा भी यूज करते हैं, ये बिजली विभाग करता है यूज। एक वाट है, वाट जो होता है वो पावर का होता है, वाट जो होता है वो पावर का होता है, शक्ति का। ठीक है, तो शक्ति का यूनिट होता है वाट। तो आपसे पूछा जा रहा था कि यहाँ पे ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? ठीक है, तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम किसका होगा? तो याद रखो इसको, VIGYOR यही आपका कलर कोड लिखाता है। ठीक है, और इस ऑर्डर में आपको वेवलेंथ हमेशा मिलेगा, तरंग दैर्घ्य जो है इसी ऑर्डर में आपका मिलेगा, और जो इसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होता है वो इसके जस्ट उल्टा ऑर्डर में आपको मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा था यहाँ पर कि तरंग दैर्घ्य ज़्यादा किसका होगा, तो ज़्यादा किसका होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। फिर क्वेश्चन है विद्युत जनरेटर का जो है वो कौन से नियम को समझाता है? विद्युत जनरेटर देखो जो होता है वो फैराडे के लॉ पे काम करता है। फैराडे ने नियम दिया था, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। ठीक है, तो इसी लॉ पर आपको इंडक्शन लॉ पर आपका काम करता है। इस पे आपको जनरेटर पूछे चाहे आपको मोटर पूछे, ठीक है, ये सारा जो होता है वो फैराडे के लॉ पर ही काम करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये लाइट का स्पीड है। ठीक है, तो यही पूछा जाता है जनरली कि कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा
को किस में बदला जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आपके पास एक ऑप्शन है जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है कि यांत्रिक इन ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग किससे, मतलब सिंपल समझो कि जनरेटर क्या करता है, आपको बिजली देता है, यानी बिजली कन्वर्ट करके मिल रहा है। तो ये हो गया आपका। मोटर की बात करेंगे तो मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत को कन्वर्ट करता है यांत्रिक में। ठीक है, ट्रांसफार्मर कोई चेंज नहीं करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी करंट और डीसी करंट के कन्वर्जन में काम करता है। मतलब क्या हुआ, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका धारा को मापने के लिए, ठीक है, किस यंत्र का यूज किया जाता है, करंट को। तो करंट को मापते हैं हम लोग ए मीटर से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर पूछा गया बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, बिजली के बल्ब में, तो बिजली के बल्ब में आपको मिलेगा नाइट्रोजन, आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर पूछा जा रहा है कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है, लिक्विड फॉर्म में कौन होगा, तो वो होता है आपका पारा। पारा जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। क्वेश्चन है फिर कौन सी गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है, लॉफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कार की बैटरियों में किस एसिड का यूज किया जाता है, तो कार की बैटरी में हमेशा यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, आंसर क्या हो जाएगा बी। फिर बोला जा रहा है कौन सी धातु, रूम की तो बता चुके हैं ऑलरेडी, पारा होगा इसका आंसर। ठीक है, गुब्बारा में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो गुब्बारा में क्या आता है, हीलियम का। ठीक है, हल्का होता है और इनर्ट गैस, अक्रिय गैस होता है। अक्रिय मतलब किसी से रिएक्शन ये नहीं करेगा, तो ये अक्रिय गैस होता है, तो ये होता है और ये इसका यूज करते हैं हम लोग गुब्बारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा पदार्थ को क्विक लाइम कहा जाता है, क्विक लाइम, तो देखो CaCO3 लाइम है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन है। ठीक है, और किससे तुरंत ये बनेगा, तो वो ऑब्वियसली बनता है कैल्शियम ऑक्साइड से, CaO से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट में यूज किया जाता है टंगस्टन का, आंसर हो जाएगा बी। फिर है दलदली गैस, मार्स गैस किसको कहते हैं, तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दलदल में ये गैस बनता है, इसीलिए इसको कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस, दलदली गैस। फिर है फलों के संरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो फलों के संरक्षण के लिए मतलब फल को लंबे समय के लिए बचा के, मतलब यूज के लायक बचा रहने के लिए उस पर कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो वो होता है सोडियम बेंजोएट, तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। फिर क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना है, तो वो होता है सोलर सेल, वो होता है सोलर सेल, आपका आंसर हो जाएगा इसका सोलर सेल। फिर है सरल सूक्ष्मदर्शी को किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें कैसा लेंस हम लोग यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स उत्तल लेंस। ठीक है, वो यूज करते हैं हम लोग उत्तल लेंस, तो माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। फिर पूछा जा रहा है किस भौतिक राशि का कोई इकाई नहीं होता है, तो इकाई देखो प्रेशर का होता है, दाब का होता है पास्कल, ऊर्जा का होता है अभी हम देखे हैं जूल, शक्ति का भी अभी हम लोग देखे हैं क्वेश्चन में ही वाट, ये सबका तो होता है भाई। तो बचा कौन, अपवर्तनांक म्यू। अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि अपवर्तनांक को हम लोग लिखते हैं कि प्रकाश का गति निर्वात में। ठीक है, और फिर नीचे लिखते हैं प्रकाश का ही गति, लिखते हैं प्रकाश का गति जिस माध्यम में वो चल रहा है। ठीक है, किसी माध्यम में, तो देखो ऊपर में भी आएगा मीटर पर सेकंड चूँकि स्पीड है, नीचे में भी आएगा मीटर पर सेकंड, दोनों कट जाएगा, तो यह यूनिट लेस होता है, इसमें कोई इसका इकाई नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है, तो तारा का टिमटिमाना जो होता है वो अपवर्तन के कारण होता है, वो किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है, तो ये भी तो क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, बैरोमीटर यूज करते थे उसके लिए, तो बैरोमीटर आपका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोचदार टक्कर मतलब इलास्टिक कॉलिजन अगर होता है तो कौन सा राशि संरक्षित होता है, तो याद रखना हमेशा इलास्टिक कॉलिजन में
उसका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होता है। ठीक है, ये होगा इलास्टिक में। और अगर इनइलास्टिक हुआ तो उसमें केवल संवेग संरक्षित होगा, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होगा। तो आपसे पूछा जा रहा था कि इलास्टिक टक्कर में कौन सी राशि संरक्षित होती है, तो इसमें वो क्या होगा, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो हम लोग देख चुके हैं, जनरेटर होगा इसका आंसर। मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में ही आया हुआ है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मेजर करते हैं। फिर बोला है पृथ्वी से न्यूनतम पलायन वेग कितना होगा, तो वो होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो काम करता है आपका पास्कल के लॉ पर, आंसर हो जाएगा। फिर है हंसाने वाली गैस यानी लॉफिंग गैस किसको कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड था, N2O। फिर क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। सबसे पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, आपका आंसर हो जाएगा हीरा इसका। मार्स गैस बता चुके हैं, मीथेन को कहा जाता है। ठीक है, फिर वैसे ही क्वेश्चन है जैसे फलों को संरक्षित किया जा रहा था, वैसे पूछा जा रहा है कि भोजन को अगर संरक्षित करना हो तो किस रसायन का प्रयोग होगा, तो सेम रसायन होगा, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे हम लोग। फिर है कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है, तो वो होता है ब्रोमीन। उसमें था आपके पास मेटल था, कौन सा, मेटल, मतलब कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, पारा होगा। धातु अगर पूछा तो पारा होगा, और कोई भी मेटल पूछा, बेसिकली ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक अधातु है। ठीक है, याद रखना हमेशा। तो अगर अधातु भी पूछेगा तो आंसर ब्रोमीन ही मारना वहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विद्युत बल्ब की तंतु बनाने में कौन सा धातु प्रयोग होता है, तो वो होता है टंगस्टन, आंसर हो जाएगा इसका टंगस्टन। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मतलब जब इंसान सांस लेता है तो बाहर छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो वो छोड़ते हैं बाहर ऑक्सीजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गैस उत्सर्जित हो रहा है, तो ऑक्सीजन उत्सर्जित हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। फिर पूछा जा रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विनेगर में, तो विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। फिर है कास्टिक सोडा किसको कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को। ठीक है, तो कास्टिक सोडा कहलाएगा। ये कौन सा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, खाने वाला, ये आपका है खाने वाला सोडा, ये आपका है बेकिंग सोडा। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया ओजोन परत का रक्षक किसको कहते हैं, तो ऑब्वियसली ओजोन है O3, तो देखो O3 कौन सा है, ये बी, आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का, जो एग्जाम में या तो आए हुए हैं या आ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो को लगातार हमारे साथ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। हमारी अपनी पाठशाला को देखने के लिए, हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू।